वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे हिस्ट्री एचडी की हिस्ट्री पे, जिसमें हमने कुछ थ्योरीज देख ली थी। जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट कौन सा आया था, मिनिएचर एडल्ट्स का आया था। उसके बाद ओरिजिनल सिन का कॉन्सेप्ट आया था। फिर जॉन लॉक ने अपनी थ्योरी दी थी। उसके बाद जीन जैक्विस रूसी आए थे। उसके बाद जी स्टेनले हॉल आए थे, गैसल आए थे। फिर एल्फ्रेड बिनेट ने हमारा मेंटल टेस्टिंग मूवमेंट स्टार्ट किया था। इसके बाद लास्ट क्लास में हमने बिहेवियरिज्म थ्योरी पढ़ी थी। अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम साइको एनालिटिकल थ्योरी। ठीक है, बाकी ये सारी बिहेवियरिज्म थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। अब साइको एनालिटिक थ्योरी में क्या है, इससे पहले क्या माना जाता था कि जो भी हमारा बिहेवियर है, ठीक है, बिहेवियर है वो कौन डिसाइड करता है, हमारा इन्वायरमेंट डिसाइड करता है। ठीक है, जो इन्वायरमेंटलिज्म थ्योरी या बिहेवियरिज्म थ्योरी हमारी चल रही थी। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया जिन्होंने बोला साइको एनालिटिक थ्योरी है। इसमें ये बताया गया है कि आपका ब्रेन भी किस तरीके से आपके बिहेवियर को करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, साइको एनालिटिक थ्योरी में किसने दी थी, सिगमंड फ्रॉयड ने दी थी। ठीक है, सिगमंड फ्रॉयड ने दी थी साइको एनालिटिक थ्योरी। इन्होंने क्या किया था, आपके ब्रेन को एनालाइज किया था। ठीक है, इनके वहाँ बहुत सारे ये डॉक्टर थे, एक फिजिशियन थे, इनके पास पेशेंट आया करते थे। ठीक है, वो पेशेंट क्या कर बताते थे, वो ये बताते थे कि उन्हें इल्यूज़न, भ्रम और कुछ अलग तरीके की प्रॉब्लम्स है जिनका उनको समझ में नहीं आता है कि वो प्रॉब्लम्स है कैसे। इल्यूजन्स हो गया, डर लगना, ठीक है, नौजिया फील होना, ठीक है, फिट्स पड़ना, दौरे पड़ना, ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम उन्हें थी। तो लेकिन उनको इसका रीज़न नहीं पता था कि किस कारण से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो जो फ्रॉयड थे उनको भी ये बात पता नहीं चली कि इन लोगों को ये वाली प्रॉब्लम क्यों होती है, दिमागी संबंधी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। तो उन्होंने छोटे छोटे सेशंस इनके साथ करने शुरू किए, जिन सेशंस में इन्होंने ये देखा कि जब वे जो भी इनके पेशेंट थे वो उनसे खुल करके अपने मन की बातें करते थे। ठीक है, बिल्कुल जो भी उनके मन में होता था वो बिल्कुल एक काउंसलिंग सेशन की तरह उन्होंने स्टार्ट किया। तो जब भी वो अपने मन की बातें करते तो उनके अंदर जो ये वाली प्रॉब्लम्स थी, इल्यूज़न, ठीक है, भ्रम, डर और ये आपके फिट्स पड़ना, दौरे पड़ना, जो आप देखते हो कि लोगों को मेंटली लोग डिस्टर्ब होते हैं तो अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, तो इन सब चीज़ों में थोड़ी कमी आनी शुरू हो गई। तो ये देखा सिगमंड फ्रॉयड ने, उन्होंने बोला कि हाँ, हमारा ब्रेन भी जो होता है, जो हमारी सोच है, जो हमारी वो हुई है, जो जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं बचपन से, वो सब एक्सपीरियंसेस क्या करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी बनाने में काम करते हैं। तो इसमें क्या है, एनालाइज ब्रेन, उन्होंने क्या किया, ब्रेन को एनालाइज किया, जिसमें देखा कि ब्रेन की जो मेमोरी और डिज़ायर होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, और उन्होंने ब्रेन के कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पार्ट पे बात की। ठीक है, कॉन्शियस पार्ट वो है जो चीज़ें मुझे पता है, वो कॉन्शियस पार्ट है। अनकॉन्शियस पार्ट वो है जो मुझे पता ही नहीं है कि मैं ऐसी क्यों हूँ। ठीक है, तो वो क्या है, वो अनकॉन्शियस पार्ट है हमारे ब्रेन का। ठीक है, दिमाग का अनकॉन्शियस पार्ट। इन्होंने डेप्थ साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था। किसका कॉन्सेप्ट दिया था, डेप्थ साइकोलॉजी। डेप्थ साइकोलॉजी का मतलब क्या है, टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज़ योर अनअवेयर अबाउट, मतलब इन चीज़ों के बारे में समझना जिसके बारे में आपको पता नहीं है। डेप्थ साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, बहुत गहराई से साइकोलॉजी पता करना। मतलब कि अगर आप देखो, आप कभी अपने आप से पूछना, आपको गुस्सा क्यों आता है, आप फ्रस्ट्रेटेड क्यों होते हो, आप नर्वस क्यों जाते हो, इन सब के पीछे कहीं कोई आपको समझ में नहीं आएगा कि ये वाली प्रॉब्लम्स हमारे अंदर क्यों हैं। लेकिन ये कहाँ से आई होंगी, आपके कहीं ना कहीं बचपन में आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होंगे, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरीके की प्रॉब्लम के चलते ये वाली प्रॉब्लम आपके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज़ यू अनअवेयर अबाउट। ठीक है, जिसके बारे में लोगों को भी नहीं पता है कि उन्हें उनके अंदर ये वाली प्रॉब्लम्स क्यों हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं डेप्थ साइकोलॉजी, गहराई की साइकोलॉजी हम इसमें पढ़ते हैं। इसके बाद जो इन्होंने दिया था, ह्यूमन माइंड के इन्होंने 2 पार्ट्स बताए थे। ठीक है, ह्यूमन माइंड्स के इन्होंने 2 पार्ट बनाए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो एक पार्ट के अंदर हमारा आता है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। दूसरे पार्ट के अंदर दूसरा क्लासिफिकेशन जो किया था, उसमें इन्होंने बताया था ईड ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, तो इन्होंने मेन 2 ये हमें बताया था, ईड ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो हमारा ह्यूमन माइंड है उसके अंदर सबसे पहला क्या बोला है इन्होंने बोला है कि जो कॉन्शियस हमारे अंदर क्या होते हैं, एक तो कॉन्शियस माइंड है हमारे पास, एक सबकॉन्शियस है, एक अनकॉन्शियस। ठीक है, कॉन्शियस माइंड कौन सा है, जो चीज़ें हमें पता है, जैसे हम पढ़ाई कह सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं हमारे दिमाग में फिट है, हमें भी पता है कि हमें ये चीज़ आती है। ठीक है, तो वो कॉन्शियस माइंड हो गया। सब कॉन्शियस माइंड क्या है, सेंट्रल पार्ट ऑफ माइंड नॉट फुली अवेयर,
ठीक है। तो सबकॉन्शियस में क्या होता है, आपका ये सेंट्रल पॉइंट है, पर आप इसमें फुली इसमें अवेयर नहीं हो, ठीक है। तो वो क्या हो गया, सबकॉन्शियस हो गया, सेंट्रल पार्ट ऑफ माइंड नॉट फुली अवेयर, आप इसके लिए फुली अवेयर नहीं हो। सबकॉन्शियस में क्या होता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है, अनअवेयर होते हो आप, अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में है तो सही, लेकिन आपको नहीं पता होता कि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है। लेकिन फ्यूचर में जब भी आपको उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, अचानक वो इन्फॉर्मेशन आपको याद आ जाएगी, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, हमें पता तो नहीं है कि हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जैसे ही आपको फ्यूचर में कभी भी ऐसी ऐसी कंडीशन आएगी कि आपको उसको याद करना वाली इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो अपने आप ही वो याद आ जाएगी आपको, ठीक है। उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, इसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है, हम अनअवेयर होते हैं अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन के लिए हम अनअवेयर होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, और फ्यूचर में ये क्या होता है, याद आ जाती है। फ्यूचर में क्या होगी, अपने आप ही क्या आ जाएगी, याद आ जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। क्लियर हो गया ये। तो ये 3 तरह के माइंड है हमारा। और अनकॉन्शियस में क्या होता है, अनकॉन्शियस में हमें नहीं पता होता, हम कुछ भी हमें नहीं पता होता कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, ये हमारे अंदर रिप्रेस्ड फॉर्म में होती हैं। रिप्रेस्ड फॉर्म मतलब दबी हुई फॉर्म में होती है, जैसे बहुत गुस्सा आना, पर हमें ये नहीं पता है कि हमें इतना गुस्सा आता है क्यों। कुछ लोग हैं बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, हैप्पी लोग रहते हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड और चिड़चिड़े होते हैं। तो क्या रीज़न है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है और वो हैप्पी है, लेकिन इसका रीज़न हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सेट होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। इसके बाद पार्ट 2 है ईड ईगो सुपर ईगो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ईड ईगो सुपर ईगो। ये मेन टर्म्स हमारे किसने दिए थे, फ्रॉइड ने ही दिए थे, और ये एग्जाम में कई बार आते भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो आपकी पर्सनैलिटी का टाइप है वो है ईड, फिर ईगो, फिर सुपर ईगो, ठीक है। तो इड में क्या होता है, इड में एक, इड का मतलब क्या है, ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, ठीक है। क्या है, अनकॉन्शियस माइंड है ये वाला, ठीक है। इड हमारा क्या है, अनकॉन्शियस माइंड है। शेल्फिश होता है ये, मतलब ही है। अनएथिकल होता है, और किस पे काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि हमारा जो इड है वो किस पे काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। और ये क्या है, लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन का क्या है, ये लार्जेस्ट पोर्शन है, ठीक है। बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स एंड डिजायर पे ये काम करेगा, ठीक है। इसको क्या चाहिए, बेसिकल बायोलॉजिकल नीड्स एंड डिजायर चाहिए, ठीक है। तो इड हमारा क्या है, एक तो अनकॉन्शियस माइंड है। अब मान लो आपको, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आप अपने क्लास में बैठे हो, ठीक है। आपकी फ्रेंड है, उसकी पॉकेट में कुछ पैसे रखे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपका जो एक दिमाग बोलेगा, आपकी फ्रेंड बाहर गई, बैग उसका वहीं रखा है आपके सामने, अब आपको कुछ पैसों की ज़रूरत भी है, तो आपका एक दिमाग क्या बोलेगा कि भाई ये पैसे आप निकाल ले, ठीक है। तो जो आपको ये बोल रहा है कि आप पैसे निकाल लो और मज़े से इससे शॉपिंग करेंगे, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, वो आपका इड बोल रहा है। क्यों, क्योंकि इड क्या करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। उसको मज़ा चाहिए, बस प्लेजर चाहिए, चाहे आप किसी भी तरीके से करो, पर आपको प्लेजर चाहिए होता है, ठीक है। तो इड हमारा किस पे काम करेगा, इड हमारा करेगा प्लेजर प्रिंसिपल पे काम, ठीक है। तो ये वाला माइंड जो आपको ये बोल रहा है कि भाई आपकी जो फ्रेंड के पॉकेट में है, मुझे ये पैसे चाहिए ताकि मैं अपनी खूब मज़े से शॉपिंग करूँगा और हम घूमेंगे फिरेंगे, मूवी देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका इड वाला बोल रहा है। अब ईगो क्या बोलेगा, ईगो बोलेगा कि नहीं भाई, अभी आपको चोरी नहीं करनी है, चोरी करोगी तो फंस जाओगे, अभी जब ये बाहर जाएगी, इधर उधर जाएगी, तब हम निकाल लेंगे। वो कौन बोल रहा है, ये हमारा है ईगो। क्यों, क्योंकि ये प्रैक्टिकली बात करता है, प्रैक्टिकल प्रिंसिपल पे काम करता है ईगो, ठीक है। अब इसके बाद सुपर ईगो आया भाई, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास वो लड़की बाहर भी चली गई, आपका बैग भी उसका सामने रखा है, आपको पता है इसके बैग में 10,000 रुपये भी रखे हुए हैं, 10,000 रुपीज़ हैं इसके बैग में। तो आप क्या करोगे, फिर आपका सुपर ईगो आएगा। सुपर ईगो बोलेगा कि अरे यार छोड़, कहीं पता चल रहा है इसकी फ़ीस के पैसे हो सकते हैं, इसकी पढ़ाई छूट जाएगा, मैं ये पैसे चुरा लूँगी। तो आप क्या करेगा, आपका सुपर ईगो जो है वो आपको मॉरल वैल्यूज़ देगा, ठीक है, एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ देगा कि नहीं भाई ये काम करना गलत है, नहीं तो हो सकता है इसका फीस है और हो सकता है इसका सेशन ड्रॉप हो जाए, ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएगी, तो इसलिए आप जो है वो काम नहीं करोगे। तो ये कौन बताएगा, आपका सुपर ईगो बताएगा, ठीक है। तो ये हमारे तीनों ही क्या हैं, हमारे पर्सनैलिटी के पार्ट हैं ये। इड अगर आप देखोगे तो इड हमारा बहुत अनकॉन्शियस माइंड ही है ये, ठीक है। क्यों आप चोरी करना चाह रहे हो ये कोई नहीं बताता, ठीक है। और ये आपका शेल्फिश है, ये सिर्फ अपने फ़ायदे की, अपने प्लेजर की बात करता है। अनएथिकल है, ये कोई एथिक्स की बात नहीं करता, ये किसी भी तरीके से एथिक्स की और ईमानदारी की बात ये नहीं करता है, ठीक है।
तो अनएथिकल है ये, ठीक है। और ये लार्जेस्ट पोर्शन है आपके ब्रेन का, ठीक है। और ये आपकी बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स की बात करता है, ठीक है। बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स और डिज़ायर चाहिए बस इसे। अगर भूख लगी तो किसी भी तरीके से चोरी करके खाना खाओ, सेक्स करना है तो किसी भी तरीके से रेप करके करो, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका मेन आप देखोगे तो ये इड में आता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। इड के बाद आपका ईगो आएगा, ठीक है। ईगो क्या बोलेगा कि नहीं ये इंटरमीडिएरी है, ठीक है। इंटरमीडिएरी है, क्या करता है, ईगो इड और सुपर ईगो के बीच का है ये, ठीक है। इड क्या करता है, ईगो और सुपर ईगो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है, ठीक है। इड के जो इड है उसको कंट्रोल करने का पार्ट करता है ये, ठीक है। कंट्रोल इड कॉन्शियस एंड रैशनल पार्ट। जो इड जो है वो बिल्कुल रैशनल, बिना सोचे समझे जो आपको देता है आइडिया कि नहीं बस ये कर लो, तो ये क्या करता है, ईगो आपको आइडियाज़ देगा, प्रैक्टिकली बताएगा कि आपको ये करना है या फिर नहीं करना है। ये आप में कहाँ डेवलप होने लगता है, ये आपके इन्फेंसी में डेवलप होना शुरू हो जाता है। कहाँ डेवलप होना शुरू हो जाता है, इन्फेंसी में ये आपका डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये आपके हो गए इड, ईगो और सुपर ईगो। इड आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है तो वो एकदम से बस उसे खाना खाना है, बस उसे मिल्क चाहिए, चाहे वो रोए पीटे किसी भी तरीके से उसे मिल्क चाहिए, ठीक है। तो इन्फेंसी की स्टेज जो है सबसे पहले हमारे बच्चों में इड आता है। इड के बाद थोड़ी समय बाद जब इन्फेंसी में थोड़ा बच्चा आगे चलने लगता है, एज थोड़ी बढ़ती है, तो उसके अंदर ईगो भी डेवलप होने लगता है। और जब वो 3 to 6 ईयर में आता है तो उसके अंदर सुपर ईगो भी डेवलप हो जाता है, ठीक है। समझ में आया। सुपर ईगो क्या है, सुपर ईगो है आपका एग्जीक्यूटिव ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब मेन जो पर्सनैलिटी आपकी बनेगी वो सुपर ईगो के चलते ही बनेगी, ठीक है। क्योंकि फाइनल तो यही कह रहा है कि भाई करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आपकी परवरिश अच्छी होगी, ठीक है, आपके घर में अच्छी मॉरल वैल्यूज़ मिलती होंगी, तो आपका सुपर ईगो बेहतर काम करवाएगा। नहीं तो आपका सुपर ईगो कहेगा जो करना है कर लो, ठीक है। तो एथिकल एंड मॉरल एस्पेक्ट ऑफ माइंड, माइंड का जो एथिकल और मॉरल एस्पेक्ट है वो क्या है, हमारा सुपर ईगो है। कॉन्शियस माइंड है और आइडियलिस्टिक होता है। आइडियलिस्टिक मतलब ईमानदार होता है, आइडियल्स पे काम करता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक अच्छी चीज़ है, ये आपको बाकी दोनों को जो आपको गलत काम करने के लिए उकसा रहे हैं उनसे आपको बचाता है, ठीक है। तो हमारा सुपर ईगो जो है, तो ये हमारे ब्रेन में आपने देखा होगा हर चीज़ के हमारे पास आइडियाज़ चलते रहते हैं, गलत काम के भी, फिर उस गलत काम को किस तरीके से करें वो भी, और फिर गलत काम ना करें उसको वो भी हमारे दिमाग में चलता है कि नहीं रहने दो भाई, नहीं करते फंस जाएंगे, ठीक है। या हम जो है ये गलत है हमें नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, ये आपका इड, ईगो और सुपर ईगो आपका डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये हमारे तीनों हैं। इड हमारा क्या है, इड हमारा है, इसको आप बोल सकते हो डेविल नेचर। क्या बोल सकते हो, राक्षसी प्रवृत्ति, यानी कि डेविल नेचर का है, ये राक्षसी प्रवृत्ति का है, ठीक है। सुपर ईगो क्या है, ये हमारा गॉड नेचर, ठीक है, ये आपका देवत्व प्रवृत्ति का है, ठीक है। समझ में आया। तो जो आपका राक्षसी प्रवृत्ति है आपके अंदर, जो आपको हमेशा गलत काम करने को बोलती है वो इड है, और जो आपको अच्छा काम सिखाती है वो आपका सुपर ईगो है, ठीक है। जैसे आपने मूवीज़ में देखा भी होगा, कोई एक्टर है वो कुछ सोच रहा है, डिसाइड कर रहा है कि उसे काम करना है या नहीं करना, तो उसका जो एक आएगा बिल्कुल एंजल वाली फॉर्म, ठीक है, वाइट कपड़े पहन के एंजल वाली फॉर्म आएगी उसकी बिल्कुल, और वो उनको बताएगी कि नहीं आप ये मत करो, गलत है। और एक आएगा बड़े बड़े दांतों और सींगों वाली, उसी का एक राक्षसी वाली फॉर्म, ठीक है, डेवल वाली फॉर्म, जो उसे गलत काम करने के लिए बोलेगा। और जो एंजल है उसी का जो एंजल फॉर्म है वो उसको बोलेगा कि नहीं गलत काम नहीं करना है। तो उसमें से जीतता कौन है, ज़्यादातर उसमें से डेविल ही दिखाते हैं टीवी में, जीतता है, ठीक है। तो जो डेविल है वही डिसाइड करेगा, वो लास्ट में लास्ट में किसकी सुनता है, वो गॉड की सुनता है, ठीक है। जो उसका एंजल वाला है वो उसकी सुनेगा लास्ट में, जो भी एक्टर होगा। आपने देखा होगा एक तरफ बिल्कुल एंजल की तरह, जो परियों की तरह आता है एक फॉर्म उसका, और एक फॉर्म आता है राक्षस का फॉर्म, ठीक है, काले कपड़े पहने हुए, वो उसे बोलता है कि नहीं तुम गलत काम करो, उसी का एक फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या है, मूवीज़ में खूब दिखाते हैं ये। तो ये हमारे क्या है, यही इड, ईगो और सुपर ईगो का एग्जाम्पल है। अब ये हमारी जो थी ये है सिगमंड फ्रॉइड की। हमारा सबसे पहले इन्होंने यही दिए थे पर्सनैलिटी के टाइप। एक चीज़ और इन्होंने दी है सिगमंड फ्रॉइड ने, इन्होंने बोला था जो हमारा इड है, ठीक है, वो किस पे बेस्ड होता है, वो लिबिडो पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है, लिबिडो पे बेस्ड। लिबिडो क्या है, सेक्सुअल एनर्जी है। बस आपको क्या है, आपके लिबिडो किसको बोलते हैं, हम सेक्सुअल एनर्जी की बोलते हैं, कि आपको क्या करनी है, बस सेक्सुअल रिलेशनशिप करने हैं, ठीक है। तो इट क्या है, आपकी सेक्सुअल एनर्जी पे, एनर्जी को बोलते हैं हम लिबिडो, जो जनरली इड में पाई जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अब इन्होंने एक तो ये वाली ही थ्योरी दी थी, ये है आपकी साइको एनालिटिक थ्योरी, जिसके अंदर इड, ईगो और सुपर ईगो पढ़ा हमने, ठीक है।
अब जो दूसरी थ्योरी है इनकी ही है फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी। साइकोसेक्सुअल थ्योरी में इन्होंने क्या बोला है कि हमारा जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी में बोला है कि जो हमारा बेबी है वो अलग अलग 5 स्टेजेस से होकर के गुजरता है, जिन्हें जो क्या है आपके सेक्सुअल डिज़ायर पे डिपेंड होती है हमारे बेबी की। इनका मानना ये था कि जब भी आपका बेबी बड़ा हो रहा है, ठीक है, बेबी ने जन्म लिया, धीरे धीरे जैसे ही उसकी एज बढ़ रही है तो हर स्टेज में उसके अंदर एक सेक्सुअल डिज़ायर आएगी, ठीक है, जो उसके सोशल रोल्स पे और सेक्सुअल डिज़ायर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करेगी, ठीक है। सोशल रोल्स मतलब सोसाइटी बोल रही है कि नहीं आपको ये नहीं करना है, लेकिन आपकी बॉडी के जीन्स और डीएनए बोल रहा है कि नहीं मुझे ये काम करना है, ठीक है। तो वो क्या है, हमेशा आपके बीच में आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर होगी, आपके शरीर की जो ज़रूरतें होंगी, जो सेक्स की डिज़ायर होगी, वो हर स्टेज में आती हैं बेबी के। इनका मानना है ये, ठीक है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी में। और साथ ही साथ कुछ सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस होंगी कि सोसाइटी कह रहा होगा कि नहीं आपको ये काम नहीं करना है, लेकिन बॉडी कह रही होगी कि नहीं भाई ये काम करना है। हमारी बॉडी की जो सेक्सुअल एनर्जी है वो ये कह रही होगी कि आपको ये काम करना है। तो हमारे दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, ठीक है। और हम किस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस लड़ाई को रिजॉल्व करते हैं, यही हमारी पर्सनैलिटी को डिसाइड करता है, ठीक है। हम और हमारे पेरेंट्स कैसे इस लड़ाई को इसको डिज़ोल्व कर रहे हैं, कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट का समाधान निकाल रहे हैं, किस तरीके से हम इसको समाधान कर रहे हैं, यही हमारी क्या करता है, पर्सनैलिटी को डिसाइड करता है कि हमारे अंदर कितना हैप्पी बेबी होगा, कितना डिप्रेस बेबी होगा, कितना इरिटेटेड बेबी होगा, या बिहेवियर प्रॉब्लम किस तरीके की, क्योंकि यही हमारा आगे जाकर के डिसाइड करेगा कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी बनेगी, हमारा व्यक्तित्व कैसा रहेगा, ठीक है। तो ये साइकोसेक्सुअल थ्योरी में फ्रॉइड ने बोला था। अब इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने कुछ स्टेजेस दिए हैं, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनाइटल स्टेज। एक तो ये अरेंज करने के लिए आती है। तो सबसे पहली क्या है आपकी ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल स्टेज, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी आई ओरल स्टेज। ओरल स्टेज क्या होती है, बर्थ से लेकर 1 ईयर तक होती है। क्या होती है, बर्थ से लेकर के 1 ईयर तक होती है। यहाँ सब पूरा प्लेजर जो होता है कहाँ पे फोकस होता है, बेबी के माउथ वाले रीजन पे भी फोकस होता है। तो जितना भी प्लेजर है वो कहाँ फोकस हो रहा है, माउथ वाले रीजन पे फोकस है। अब इसका इसीलिए वो किसी भी चीज़ को टच करके, मुंह से टच करके, माउथ से फील करके उसको अपने मुंह के अंदर लेकर के वो उससे क्या करता है, उसको फील करता है। क्यों, क्योंकि प्लेजर का सेंटर ऑफ क्या है अभी, माउथ है, ठीक है। हेल्प इन हंगर सेटिस्फैक्शन, और ये किसके लिए काम करता है, ये आपके हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए काम करता है, ठीक है। तब कि आपको क्या मिले, आप फटाफट खाना खाओ और आपको सुकून मिला, आप मिल्क पियो तो आपको सुकून मिले, ठीक है। तो आपका जो सेक्सुअल प्लेजर है सबसे पहले कहाँ फोकस्ड होता है, वो आपके माउथ वाले रीजन पे होता है। इसलिए बेबी सबसे ज़्यादा जो कोई भी चीज़ फील करता है, अपनी मदर को किस करता है और भी कोई फील करता है, तो वो कहाँ से फील करता है, वो अपने माउथ से फील करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनका फ्रॉइड का कहना है। ये आप कितना सही है कितना गलत है वो अलग बात है, लेकिन कहना किसका है, फ्रॉइड का कहना है, ठीक है। फिर है हमारे एनल स्टेज। एनल स्टेज होती है हमारी 1 to 3 ईयर, ठीक है। यहाँ पे प्लेजर जो है कहाँ शिफ्ट हो जाता है, वो आपका ओरल से यानी कि माउथ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, आपके एनस में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। जो आपका एनस वाला पार्ट है वहाँ पे आपका जो प्लेजर है वो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। एनस वाला पार्ट कौन सा है, जहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी जो है बाहर निकालती है, ठीक है। तो जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल बॉडी बाहर निकाल रही है, शरीर से बाहर गंदगी भेज रही है, उसको क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी का वेस्ट मटेरियल जहाँ से निकलता है, ठीक है, तो वो एनस पॉइंट है। तो ये क्या करता है, प्लेजर शिफ्ट टू एनस। यहाँ पे आपका जो प्लेजर है 1 से 3 ईयर का, एनस कहाँ प्लेजर शिफ्ट होता है, एनस शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग जो है बेसिकली बच्चे को दी जाती है। तो आपने देखा होगा बच्चे बहुत एक्सट्रीम लेवल तक अपनी जो वेस्ट मटेरियल है, जो स्टूल्स हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, और जब उनका बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता तब उन्हें वेस्ट मटेरियल को बाहर भेजते हैं, और उसमें उनको बहुत रिलैक्सेशन, सुकून, सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। तो कभी देखना जब वो वेस्ट मटेरियल बाहर पास कर रहे होंगे, स्टूल्स पास कर रहे होंगे, तो उनके चेहरे पे एक अलग ही सुकून होगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपका ओरल स्टेज है, ठीक है, ऐसा इनका कहना है। फिर इसका सॉरी एनल स्टेज है, ओरल नहीं एनल, ठीक है। एनल स्टेज है। एनल के बाद आपकी थर्ड आएगी आपकी फैलिक स्टेज, ठीक है। फैलिक स्टेज आपकी कब होती है, 3 to 6 ईयर होती है, ठीक है। फैलिक स्टेज कब से आएगी आपकी, 3 to 6 ईयर आएगी।
ठीक है। तो फिर इसके बाद थर्ड स्टेज है हमारी फेलिक स्टेज, 3 to 6 ईयर में होती है। यहाँ पे जो सेक्सुअल प्लेजर है वो कहाँ शिफ्ट होता है, एनएस से सेक्सुअल ऑर्गन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, एनएस से कहाँ होगा, आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं मेल चाइल्ड में और फीमेल चाइल्ड में, उन पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले ओरल में है आपका सेक्सुअल प्लेजर, फिर आपका एनल में हुआ। ठीक है, एनल के बाद कहाँ होगा, अब आपका जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वहाँ जाके शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके जो दो आपके फेलिक स्टेज में कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, एक है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, एक है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स बॉयज़ में पाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो बॉयज़ हैं ये आप देखोगे तो ये अपनी मदर को अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करते हैं और अपने हस्बैंड से वो अपने फादर से चिढ़ने लगते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अपने फादर को ये क्या करते हैं, एक तरीके से फादर से जेलस होते हैं जब उनकी फादर और मदर जो हैं एक अच्छा क्वालिटी टाइम आपस में स्पेंड करते हैं, तो इन्हें ज्वेलिसी होती है और अपनी मदर को ये एज अ गर्ल और एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अपनी मदर को प्यार करने लगते हैं। ठीक है, यही सेम होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स में अपने फादर के लिए। ठीक है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस में होगा, बॉयज़ में होगा अपनी मदर के लिए, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किस में होगा, गर्ल्स में होगा अपने फादर के लिए। वो अपने फादर को एज अ हस्बैंड या बॉयफ्रेंड की तरह प्यार करने लगती हैं। ठीक है, और उनसे इस तरीके का अफेक्शन रखती हैं, और यही अफेक्शन जो है ये अफेक्शन रखती हैं और अपनी मदर से वो क्या होने लगती है, जेलस होने लगती है। तो उन्हें पसंद नहीं होता है कि उनकी मदर और फादर जो है एक साथ रहें। ठीक है, तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स ये मेन जो है बॉयज़ में होता है, अपने फादर्स के लिए नफ़रत होती है, अपनी मदर के लिए एक्स्ट्रा प्यार होता है। ठीक है, और यही गर्ल्स में होता है, अपने फादर के लिए एक्स्ट्रा प्यार और मदर के लिए जेलिसी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका फेलिक स्टेज में है, कई बार आता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसके बाद लिटेंसी स्टेज है। लिटेंसी स्टेज क्या होता है, लिटेंसी स्टेज क्या होता है, ये आपका 6 to 11 ईयर में होता है। यहाँ पे जो जितनी भी सेक्सुअल डिज़ायर यहाँ आप अपने मदर और फादर के लिए रख रहे थे, यहाँ वो सप्रेस्ड हो जाती हैं। ठीक है, सब छुपने लगती हैं, क्योंकि बच्चों को ये लगता है, वो उसे छुपाने लगते हैं। उनको ये लगता है कि अगर उनके अंदर ये गलत फीलिंग्स हैं और अगर उनके पेरेंट्स को पता चलेगा तो उनकी क्या होगी, उनको पनिशमेंट मिलेगा। ये सोच के वो अपनी जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, और ये छुपी रहे इसके लिए वो क्या करते हैं, सेम सेक्स रोल को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। मतलब लड़कियां जो हैं अपनी मदर्स की तरह बनने लगती हैं और जो लड़के हैं वो अपने फादर्स की तरह बनने लगते हैं। ठीक है, तो सेम सेक्स रोल को क्या करने लगते हैं, ये अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लिटेंसी स्टेज में। इसके बाद जेनाइटल स्टेज आता है। जेनाइटल स्टेज आपका एडोलसेंस होता है। यहाँ पे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो आपके चेंज होते हैं। 11-12 साल के बाद आपकी जेनाइटल स्टेज आएगी लास्ट में। यहाँ भी आपकी सेक्सुअल जो डिज़ायर होती हैं वो दोबारा से डेवलप होने लगती हैं, लेकिन आउटसाइड ऑफ द फैमिली, मतलब कोई घर के बाहर के व्यक्ति पे। सिर्फ लड़का है तो उसे बाहर की लड़कियों के साथ उसको रिलेशनशिप बनाने में पसंद होगा, और अगर फीमेल है तो लड़की है तो उसे बाहर के लड़कों के साथ दोस्ती करना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना उसे पसंद होगा। ठीक है, लेकिन घर के अंदर कहाँ था, घर के अंदर फैमिली के अंदर फेलिक में था। ठीक है, फेलिक के बाद लिटेंसी आती है, लिटेंसी के बाद जेनाइटल आती है। ठीक है, तो ये हमारी साइकोसेक्सुअल थ्योरी थी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कुछ दिए हैं डिफेंस मैकेनिज्म। किसने, फ्रॉयड ने ही डिफेंस मैकेनिज्म दिए हुए हैं। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म भी एक टर्म्स है जो किसने दिया था, फ्रॉयड ने दिया था। किसने दिया था, फ्रॉयड ने दिया था। और इन्होंने बोला था कि ये अनकॉन्शियस स्ट्रेटजी है फॉर डीलिंग एनक्सियस थॉट्स एंड फीलिंग्स। ठीक है, जो हमारे साथ बुरी चीज़ें होती हैं, बुरी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, उनसे डील करने के लिए एक अनकॉन्शियस स्ट्रेटजी है जो हमारे दिमाग में पहले से ही तैयार रहती है। हमें नहीं पता, लेकिन वो हमें आइडिया दे देगी कि आप इस तरीके से इसके साथ डील कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपने कोई एग्ज़ाम दिया, ठीक है, कोई एग्ज़ाम दिया और वो एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आप अंदर ही अंदर अपने आप को क्या जवाब दोगे कि भाई अगर कोई बात नहीं हुआ, मैंने तो बहुत पढ़ा था लेकिन मेरे पास टाइम ही कहाँ था, मेरे को और भी काम होते हैं, मुझे फैमिली में भी टाइम देना होता है, इसके चलते मैं पढ़ नहीं पाई। तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को एक जवाब देके जस्टिफाई कर लेते हैं ताकि हमें डिप्रेशन ना हो। ठीक है, हम जो हमारे एनेक्सियस और फीलिंग और थॉट्स हमारे अंदर डेवलप ना हो, हम डिप्रेस ना हो, इसके चलते हम अपने आप ही कुछ तैयार कर लेते हैं। ठीक है, दिमाग में हमारे खुद ही होते हैं। तो ये नेगेटिव थॉट्स से आपको डील करने में हेल्प करता है। अगर मान लो किसी कोई अगर यही सोचता रहे
कि भाई मेरा ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, अब मैं किसी कुछ नहीं कर सकती, लाइफ में बिल्कुल बेकार हो गई हूँ। तो इसके चलते क्या होगा, आप आगे जा कर के भी आगे के लिए भी तैयारी नहीं कर पाओगे। लेकिन आपके अंदर एक अनकॉन्शियस माइंड में एक स्ट्रेटजी फिट है जो आपको बताती है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं पढ़ भी कहाँ पाई थी, तो कोई नहीं, मुझे और भी बहुत काम होते हैं, मैं बिज़ी रहती हूँ, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, किसी पेपर लीक हो गया होगा, किसी ने बेईमानी करके, लोग बेईमानी करके पास हुए होंगे। तो इस तरीके से हम अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन सच ये है, अगर मैं पढ़ती तो मैं क्वालिफाई कर ही लेती, लेकिन मैंने भी टाइम वेस्ट किया है, तो ये बात मुझे पता है। लेकिन मैं अगर यही सोचती रहूँगी कि मैंने टाइम वेस्ट किया है और इसके चलते मैं एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाई, तो इसके चलते क्या होगी, मैं डिप्रेशन में जाने लगूँगी और आगे भी मेरा इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या है, मेरे अनकॉन्शियस माइंड ने मुझे बताया है, ये बात मुझे पता है कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, नहीं तो मैं अब तक कोई ना कोई एग्ज़ाम निकाल लेती। ठीक है, तो ये जब मेरा अनकॉन्शियस माइंड मुझे उस डिप्रेशन से बचाने के लिए कुछ आइडियाज़ देगा, मुझे बोलेगा कि नहीं कोई बात नहीं, तूने तो हो सकता है पेपर ही लीक हो गया हो, ठीक है, हम ये लोग इसलिए पास हो गए, इसे इन्होंने बेईमानी की होगी इसलिए इनकी नौकरी लग गई, क्योंकि ये क्या करते हैं, पैसे दे करके नौकरी लगा लेते हैं। तो ये क्या है, ये आपके डील करते हो आप नेगेटिव थॉट से। ठीक है, इसके बाद है नॉट बैडी, बुरे नहीं होते, डील विथ पेनफुल एक्सपीरियंस। आपके साथ कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस हुआ है तो उसको डील करने में आपको हेल्प मिलते हैं। एंड यूज एनर्जी इन प्रोडक्टिव वर्क, और जो आप डिप्रेशन में होकर आपकी जो एनर्जी वेस्ट होती वो आप किसी प्रोडक्टिव वर्क में एनर्जी को लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ये कुछ अलग अलग तरह के डिफेंस मैकेनिज्म फ्रॉइड ने दिए थे, जिसमें पहला है प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन, डिनाइल, रिप्रेशन, रिग्रेशन, सब्लिमेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, और इसके अलावा हैं आपके रैशनलाइजेशन एंड डिप्लेसमेंट। ठीक है, ये कुछ डिफेंस मैकेनिज्म जो है फ्रॉइड ने दिए थे, जिसमें से पहला है प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन में क्या होता है, हमारी जो भी फीलिंग है, ठीक है, फीलिंग है तो हम क्या करते हैं, वो किसी दूसरे पे फीलिंग को डिस्प्ले करते हैं किसी डिफरेंट पर्सन पे। ठीक है, जैसे एनिमल, किसी दूसरे व्यक्ति पे कर सकते हैं, एनिमल्स पे कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पे कर सकते हैं। जैसे बुलिंग्स अदर टू डील अनएक्सेप्टेबल विद हिज अनएक्सेप्टेबल अर्ज। ठीक है, मतलब अगर मैं अपने आप से ही कुछ अनएक्सेप्टेबल अर्ज है मेरे अंदर, बचपन में मेरे साथ कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे, तो मैं वो कहाँ दिखाऊंगी, मैं दूसरे बच्चों को तंग करके दिखाऊंगी। ठीक है, दूसरे लोगों को तंग करके, बुलिंग करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोजेक्शन है। तो अगर मेरे अंदर कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं हुई है तो मैं उस फीलिंग्स को, मैं ये तो नहीं मान सकती ना कि मेरी परवरिश अच्छी नहीं थी, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, तो मैं क्या करती हूँ, वो मेरा अनकॉन्शियस माइंड क्या कहता है, जो हुआ सो हुआ है, ये बदला हम ले लेंगे और बच्चों को तंग करके। ठीक है, तो वो क्या है, वो प्रोजेक्शन है, आप प्रोजेक्ट करते हो किसी दूसरे बच्चों पे, एनिमल्स पे, ऑब्जेक्ट्स पे, आप जैसे कि आप किसी दूसरे पे ये चीज़ें निकालते हो। ठीक है, फिर है डिनाइल। डिनाइल का क्या होता है, रिजेक्ट नेगेटिव इवेंट, निगलेक्ट रियल फैक्ट्स या एक्सपीरियंस, डील विद एंजाइटी। ठीक है, डिनाइल में क्या होता है, आप क्या करते हो, जो आपका नेगेटिव इवेंट है वो सीधे सीधे रिजेक्ट कर देते हो कि नहीं हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, निगलेक्ट रियल फैक्ट, जो असली फैक्ट है उसको निगलेक्ट कर देते हो। एक्सपीरियंस, डील विद एंजाइटी, तो इससे क्या होगा, आपको एंजाइटी के साथ डील करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो रियल फैक्ट या एक्सपीरियंस को आप क्या कर देते हो, रिजेक्ट कर देते हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। ठीक है, अपने दिमाग में बैठा लोगे, नहीं वो तो कुछ हुआ ही नहीं था, हम उसे भूल जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रिप्रेशन क्या है, आपका ट्रॉमेटिक सिचुएशन को ब्रेन में अनकॉन्शियस पार्ट में भेज देना। मतलब कुछ आपके साथ बुरा हुआ है, कोई ऐसा कुछ हुआ था, तो आप उसे क्या करोगे, अपने अनकॉन्शियस माइंड में उसको भेज दोगे, उसे याद नहीं रखोगे। ठीक है, कोई भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन होगी तो। रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन में आप क्या करते हो, रिप्रेशन में तो आप उसे रिप्रेस कर दोगे। ठीक है, यानी कि आप उसे कहाँ भेज दोगे, अपने रिप्रेस फॉर्म में भेज दिया, उसे दबा दिया, और कहाँ भेज दिया, अनकॉन्शियस माइंड में भेज करके उसको दबा दिया उस फीलिंग को। ठीक है, फिर है रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या है, अडॉप्ट अर्लियर स्टेज बिहेवियर ऑफ डीलिंग पेनफुल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसमें क्या करते हो, आप अपने जो पेनफुल एक्सपीरियंस होते हैं उससे डील करने के लिए आप अर्ली स्टेज ऑफ बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेते हो। मतलब आप बच्चे जैसा बिहेवियर करने लगते हो। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत बड़े होने के बाद भी एडोलसेंस होके भी छोटे बच्चे ऐसे एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, जैसे बेड वेटिंग हो गया, थंब सकिंग हो गया, तो ये वाली जो चीज़ें आपकी छूट जानी थी पिछले स्टेजेस में, वो भी आप आगे जाकर के आगे के स्टेज में उसको कंटिन्यू करते रहोगे। ठीक है, तो ये रिग्रेशन है। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है, अनवांटेड एक्सेप्टेशन और उसको प्रोडक्टिव काम में लगाना।
ठीक है। सब्लिमेशन में आप क्या करते हो, जब मान लो आपके साथ कुछ बुरा हुआ, ठीक है, आपका ब्रेकअप हो गया, तो आपने जो ब्रेकअप के बाद जो आप परेशान होते हैं, डिप्रेस होते हैं, उसकी जगह आपने क्या किया, अपने घर को डेकोरेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जो आपके साथ अनवांटेड या अनएक्सेप्टेबल अर्ज हुई थी, उसको किसी प्रोडक्टिव वर्क में आपने लगा दिया। ठीक है, उस एनर्जी को, उसको आपने कहाँ लगाया, प्रोडक्टिव वर्क में लगाया, आप डिप्रेशन होने से बच गए। ठीक है। इंटेलेक्चुअलाइजेशन है रीजन फॉर अनकंफर्टेबल और डिस्ट्रेस इमोशन। ठीक है, स्ट्रेसफुल कंडीशन, नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट पर फोकस, रिमूव एंजाइटी। ठीक है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन में क्या होता है, रीजन फॉर अनकंफर्टेबल और डिस्ट्रेस इमोशन। ठीक है, आपको जो भी आपके साथ हुआ है, ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल लोगे। ठीक है, स्ट्रेसफुल कंडीशन, किसी भी प्रॉब्लम में आप क्या निकाल लेते हो, पॉजिटिव, जैसे कि कहते हैं कि अच्छा हुआ, चलो ठीक है, यही सही हुआ, अगर ये ऐसा नहीं होता तो ये हो सकता था, तो वो क्या है, वो इंटेलेक्चुअलाइजेशन, रीजन फॉर अनकंफर्टेबल और डिस्ट्रेस इमोशन। ठीक है, स्ट्रेसफुल कंडीशन, निग्लेक्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट पर फोकस और रिमूव एंजाइटी, और क्या करता है, एंजाइटी को रिमूव करता है, और ये आपके जो भी आपके साथ हुआ होता है उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ करके लेके आ जाता है। आप उसका पॉजिटिव वाला साइड देखते हो, नेगेटिव वाला उसका नहीं देखते हो। ठीक है, आपके साथ कितना भी बुरा हो गया, मान लो आपको चोट लगी, आपको तो आप कहोगे कि यार चलो अच्छा हुआ, क्या पता मैं मर ही जाता, तो उससे अच्छा चोट में ही काम निबट गया। ठीक है, तो ये क्या है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन है। फिर है रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन ये क्या है, लॉजिकल रीजनिंग टू हिज फीलिंग अर्स जस्टिफिकेशन, कम मार्क्स आने पर जस्टिफाई करना। जैसे कम मार्क्स आए तो आप अपने आप को ये जस्टिफाई करोगे, अरे यार उसके इसलिए ज़्यादा आगे होंगे, वो ना टीचर की बेटी है, इसलिए उसने अपने टीचर ने उसको ज़्यादा मार्क्स दे दिए होंगे। ठीक है, और मैं इसलिए कम रह गई क्योंकि उसको ज़्यादा मार्क्स इसलिए मिल गए क्योंकि उसने बेईमानी की, चीटिंग की, उसे चीटिंग की होगी। इस तरीके से हम रैशनलाइजेशन कर लेते हैं अपने आप को, कोई लॉजिकल रीज़न दे देते हैं अपनी फीलिंग अर्ज को। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है आपके इमोशन को दूसरी जगह शो करना। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे मान लो आप ऑफिस से अपने बॉस से डांट खा के आए, तो आप अपने बॉस को तो कुछ कह नहीं सकते हो, घर आके आप किसकी डांट लगाओगे, अपनी वाइफ की लगाओगे। ठीक है, तो बॉस का फ्रस्ट्रेशन हम किस पे उतार देते हैं, वाइफ पे उतार देते हैं, वाइफ वो फ्रस्ट्रेशन किस पे उतार देगी, अपने बच्चों पे उतार देगी। ठीक है, बच्चे वो फ्रस्ट्रेशन अपने दोस्तों पे उतार देंगे जाकर के। ठीक है, तो ये क्या है, चेन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये क्या था, ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारे किसने दिए थे, फ्रॉइड ने दिए थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। जैसे प्रोजेक्शन में क्या है, हम अपने हमारे साथ जो भी हुआ होता है उसको हम कहाँ दूसरे को बुली करने में निकाल देते हैं। ठीक है, डिनाइल में हम बिल्कुल नेगेटिव इवेंट को रिजेक्ट कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हमारे साथ। ठीक है, रिप्रेशन में क्या है, ट्रॉमेटिक सिचुएशन को हम अनकॉन्शियस, डिप्रेशन में क्या है, जो भी हमारे साथ हुआ होता है उसको हम क्या करते हैं, रिप्रेस फॉर्म में अनकॉन्शियस माइंड में भेज देते हैं, याद ही नहीं रखते उसको। ठीक है, रिग्रेशन में क्या है, हम अडॉप्ट कर लेते हैं, पुरानी स्टेजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन में क्या है, हम हमारे साथ जो भी कुछ बुरा हुआ होता है तो उसके बारे में ना सोच करके हम उस एनर्जी को कहाँ लगाते हैं, किसी प्रोडक्टिव वर्क में लगा देते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन में क्या है, ये आपका रीज़न फॉर अनकंफर्टेबल। हाँ, ठीक है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन में क्या होता है, आप उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उस पर ना फोकस करके पॉजिटिव चीज़ ढूंढ करके ले आते हो उसमें से। ठीक है, रैशनलाइजेशन में क्या है, लॉजिकल रीजनिंग लगाते हो आपके किसी भी चीज़ के पीछे। आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप उसमें कह दोगे कि भैया सब जो है पेपर लीक हो जाते हैं, लोग नकल मार के पास कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा नहीं हो रहा। जब आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ये बोलते हैं नौकरी ना लगने पर कि अरे सब जगह पैसे चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप पढ़ोगे तो वो लगेगी ही। ठीक है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, इसमें आप अपने इमोशंस को दूसरी जगह डिस्प्लेस कर देते हो। बॉस क्या करता है, फ्रस्ट्रेशन करता है, निकालता है अपनी वाइफ पे। ठीक है, बॉस का फ्रस्ट्रेशन आप अपनी वाइफ पे निकालते हो। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन से कई बार बनते हैं। फिर आए एरिक एरिक्सन। ठीक है, एरिक एरिक्सन है ये भी कहते हैं फ्रॉइड के ही फॉलोअर थे। ठीक है, इन्होंने फ्रॉइड की थ्योरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया था और कुछ चीज़ें उसमें से बदली थी और कुछ एक्स्ट्रा ऐड की थी। ठीक है, तो इन्होंने फ्रॉइड के ही ये फॉलोअर है, एरिक एरिक्सन जो है हमारे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी 6 स्टेज दी थी। जैसे फ्रॉइड ने क्या बोला था, फ्रॉइड ने बोला था कि आपके अंदर जो एक साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल डिज़ायर, सेक्सुअल डिज़ायर है, यानी कि बायोलॉजिकल डिज़ायर है जो आपके शरीर की ज़रूरत है, जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो फ्रॉइड का कहना तो ये था कि अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा और अगर आप उस कॉन्फ्लिक्ट को सही से नहीं यूज़ कर पाए, आप कॉन्फ्लिक्ट आपने सही से रिजॉल्व नहीं किए अपने, तो आपको क्या होगा, आप बहुत सीवियर डिप्रेशन और बहुत नुकसान
नुकसान होगा आपको, ठीक है, इस चीज़ का। लेकिन एरिक एरिक्सन ने क्या बोला है कि हाँ, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट तो होते हैं, हर स्टेज में अपने कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, लेकिन अगर आप उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं भी कर पाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, कुछ चीज़ें आपके अंदर प्रॉब्लमेटिक होंगी, पर ऐसा नहीं है। जैसे फ्रॉइड ने तो बोला था कि बिल्कुल बहुत ही डिजास्टर हो जाएगा उसके चलते, लेकिन एरिक एरिक्सन ने बोला कि नहीं, बहुत ज़्यादा डिजास्टर नहीं होगा, हाँ, पर कुछ आपके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो एरिक एरिक्सन ने उसमें थोड़े से चेंजेस किए थे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एरिक एरिक्सन ने हमारा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट पहली स्टेज दी थी इन्होंने। तो ये स्टेज जो है वो किसके पैरेलल चलती है? सभी स्टेज हमारी किसी ने उनके फ्रॉइड की स्टेज की पैरेलल चल रही हैं। जैसे कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट क्या है, बर्थ से लेकर 1 ईयर की होती है, और इसको क्या बोलते हैं, होप इसमें डेवलप होती है, ठीक है। होप ही आया हुआ है एग्जाम में कि इसमें क्या डेवलप होगी, होप डेवलप होगी। तो फ्रॉइड की किसके अंदर है, ये ओरल के, फ्रॉइड की किसके साथ चल रही है, ओरल वाले के साथ चल रही है, ठीक है। फ्रॉइड की पहली वाली कौन सी थी, ओरल थी, वो बर्थ से लेकर 1 ईयर की, ठीक है। तो फ्रॉइड के ओरल के साथ ही, क्योंकि कभी कभार नहीं ना पैरेलल भी पूछ लेते हैं कि कौन सी स्टेज आपकी फ्रॉइड की और जो एरिक्सन की है वो एक साथ चल रही है, ठीक है। तो जैसे फ्रॉइड के अकॉर्डिंग उस समय ओरल चलती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के टाइम पे, और एरिक्सन के अकॉर्डिंग इसमें क्या डेवलप होगा, या तो ट्रस्ट डेवलप होगा या फिर मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा अपने प्रकृति को लेकर, अपने इन्वायरमेंट को लेकर के, ठीक है। जैसे मान लो कोई बेबी है, बेबी बेबी है, बेबी डिलीवर हुआ, ठीक है। डिलीवर होने के बाद उसके फैमिली वाले उसे किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, बहुत प्यार से रखते हैं, ठीक है, टाइम पे उसको फीड कराते हैं, ठीक है, टाइम पे फीड कराते हैं और उसको उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, उसको प्यार देते हैं, उसके साथ एक अटैचमेंट बनाते हैं। तो इससे क्या होगा, उस बेबी के अंदर सोसाइटी को लेके, माहौल को लेके, अपनी फैमिली को लेके एक ट्रस्ट डेवलप होगा, ठीक है। तो वो क्या है, उसके अंदर क्या आएगा, एक ट्रस्ट आएगा कि दुनिया अच्छी जगह है जहाँ हम रह सकते हैं, ठीक है। तो इसके विपरीत अगर वो उसके फैमिली वाले उसे बहुत अच्छे से नहीं करेंगे, ठीक है, अगर बहुत अच्छे से नहीं ट्रीट करते हैं, मारते पीटते हैं, वो बेचारा छोटी सी भी शैतानी करता है तो उसकी पिटाई पड़ जाती है, उसको बहुत रोकते टोकते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं, उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो उसके मन में क्या आएगा, मिसट्रस्ट आएगा। उसे कोई फीड भी नहीं करा रहा है, नैप भी कोई चेंज नहीं कर रहा, टाइम पे गीले में पड़ा है बेबी, तो उसके अंदर क्या आएगा, अपनी सोसाइटी के लिए मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा अंदर ही, जन्म से लेकर के 1 साल के अंदर ही, ठीक है। उसे लगेगा ये तो दुनिया बकवास है, बेकार जगह है, पता नहीं क्यों ही रह रहे हैं। फिर वो सोसाइटी को, और उस सोसाइटी को जब वो एडल्ट में होगा तो वो सोसाइटी को, इन्वायरमेंट को हार्म करेगा, चोरी करके, रेप करके, इस तरीके से वो इन चीज़ों का हार्म करेगा। आप देखोगे जो भी ये वाले काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनका बचपन ना बहुत बिगड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या डेवलप होगी, होप डेवलप होगी, एक आशा डेवलप होगी कि भैया हम तो बहुत बढ़िया जगह आ गए हैं, अगर ट्रस्ट डेवलप हुआ है तो हम तो बहुत मस्त रहेंगे इस दुनिया में, ठीक है। अगर विश्वास डेवलप हो गया तो वो सोचेंगे यार कहाँ आ गए हैं, चलो हम भी बिगड़े, हमारा ख़राब हुआ तो हम दूसरों को भी बिगाड़े, अब हम जो भी हमारी वाइफ होगी उसकी पिटाई करेंगे, जो भी हमारे बच्चे होंगे उनको जैसा हमारे साथ हुआ वैसे ही उनके साथ भी करेंगे। तो ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में आपकी पर्सनैलिटी बनाने के लिए यहाँ डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो फिर होप ही नहीं रहेगी अगर आपका मिसट्रस्ट डेवलप हो गया तो बाहर में जाए, ठीक है। 1 साल तक ही आपके दिमाग में ये सब चीज़ें बन जाएंगी। अब अगर बचपन में, उसके बाद सेकंड स्टेज आपकी आएगी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, 1 to 3 ईयर। अब देखो पेरेंट्स तो वही रहने हैं जो पुराने हैं, तो अगर यहाँ पेरेंट्स के वही पेरेंट्स तो सेम ही रहने हैं, तो अगर यहाँ मिसट्रस्ट डेवलप हो रहा है तो बहुत ज़्यादा तक चांसेस है कि यहाँ शेम एंड डाउट ही डेवलप होगा, क्योंकि पेरेंट्स तो वही है ना, परेशान करने वाले, बच्चों को बिल्कुल केयर ना करने वाले। तो यहाँ अगर मिसट्रस्ट डेवलप होगा तो यहाँ शेम एंड डाउट होगा, ठीक है। और यहाँ ट्रस्ट डेवलप होगा तो यहाँ बहुत सारे चांसेस है कि यहाँ ऑटोनॉमी डेवलप हो, ठीक है। ऑटोनॉमी का डेवलप मतलब क्या होता है, खुद से जब बच्चा आप देखोगे 1 to 3 ईयर का होता है तो वो खुद से चीज़ें करता है, ठीक है। ऑटोनॉमी डेवलप करता है कि मैं भी कुछ हूँ, ठीक है। तो वो अपनी चीज़ें खुद सीखता है। तो अगर वो उन चीज़ों को सीख पाता है, कर पाता है जो वो करना चाहता है, तो उसके अंदर क्या होगा, ऑटोनॉमी डेवलप होगा, मतलब कि वो अपने लिए उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बनेगा कि मैं भी कुछ हूँ, ठीक है। नहीं तो उसके अंदर क्या बन जाएगा, शेम एंड डाउट बन जाएगा अपने ही। जैसे मान लो पेरेंट्स जो बहुत मारते पीटते हैं, छोटी सी बात पे उसकी पिटाई पड़ जाती है, घर का माहौल बहुत ख़राब है, लड़ाई झगड़ा रहता है घर में, तो उसके अंदर अपने लिए ही शेम एंड डाउट डेवलप हो जाएगा, और विल जो है वो डेवलप नहीं होगी, उसकी कोई इच्छा नहीं रहेगी, ठीक है, 1 to 3 ईयर में। अब इसी स्टेज में कौन सी थी, फ्रॉइड की स्टेज, हमारी फ्रॉइड की स्टेज थी यहाँ पे एनल स्टेज, ठीक है, ओरल एनल, ठीक है, एनल स्टेज चल रही थी आपकी 1 to 3 फ्रॉइड की, ठीक है।
फिर है ऑटोनॉमी एंड शेम एंड डाउट, समझ में आ गया। अब फिर इस स्टेज के बाद निकल के बच्चा आएगा थर्ड स्टेज में, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, 3 to 6 ईयर में, ठीक है। 3 to 6 ईयर में किस में है बेबी, आपके इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में। अगर पेरेंट्स अच्छे हैं, ठीक है, तो आपके अंदर क्या डेवलप होगा, इनिशिएटिव डेवलप होगा, आपको हर काम करने में मज़ा आएगा, इनिशिएटिव लोगे आप। नहीं तो आपको गिल्ट डेवलप होगा, जो आपकी क्लासेज में ठप और बेवकूफ़ बच्चे बैठे रहते हैं वो सब गिल्ट के शिकार होते हैं, ठीक है। तो 3 to 6 ईयर में आपका पर्पस डेवलप होगा कि भाई किस उद्देश्य से, किस पर्पस से आप जो है चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो रही हैं, ठीक है। तो इनिशिएटिव होगा, नहीं तो गिल्ट होगा। फिर इसी तरीके से अब यही आगे चलता रहेगा तो इंडस्ट्री डेवलप होगा या फिर इन्फीरियोरिटी डेवलप होगा। इंडस्ट्री मतलब अगर आप देखोगे 6 to ईयर स्टेज में कौन सी स्टेज आएगी, आप 6 to ईयर में आपकी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी आती है। इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री का मतलब होता है कुछ बनाना, कुछ करना, ठीक है। बच्चे, आपने देखा होगा छोटे बच्चे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, क्रिएटिव होते हैं, ये सब चीज़ें उनके अंदर डेवलप होंगी अगर उनके पेरेंट्स अच्छे हैं, उन्हें अच्छी परवरिश मिल रही है, उनके घर का माहौल अच्छा है, तो उनके अंदर इंडस्ट्री डेवलप होगी। इसके विपरीत अगर उनके अंदर बहुत अच्छा माहौल नहीं है तो उनके अंदर क्या होगी, इन्फीरियोरिटी डेवलप होगी। ये आपके 6 to 12 में होगा। कॉम्पिटेंसी वाली फीलिंग इसके अंदर डेवलप होती है, ठीक है, मतलब आप कुछ कर सकते हो लाइफ में, ठीक है। तो ये क्या है आपका इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन। ये है आपका 12 to 20 ईयर तक का, जो हमारे उसमें क्या आ रही थी, जेनाइटल में आ रही थी। फ्रॉयड ने क्या दिया था, इस स्टेज का नाम जेनाइटल दिया था, और इन्होंने क्या दिया, आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन दिया है, ठीक है। अब देखो, आपने बढ़िया अपने पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए आपका ट्रस्ट डेवलप हुआ, आप ऑटोनॉमी में आए, आपको इच्छा हुई कि मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, आपके अंदर इनिशिएटिव लेने की फीलिंग्स आई, आप इंडस्ट्री में आए कि भाई हम कुछ भी बना सकते हैं, हम कुछ भी अपने जीवन में क्रिएट कर सकते हैं, फिर आपकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। आपने देखा होगा जो 12 to 20 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक अलग ही तरीके की आइडेंटिटी होती है, ठीक है। या तो वो बहुत अच्छी आइडेंटिटी होती है, उन्हें पता होता है उन्हें लाइफ में क्या करना है, एथलीट्स बनना है या जो भी बनना है उन्हें अपनी लाइफ में, वो बहुत अच्छी आइडेंटिटी उनकी डेवलप होती है। या फिर वो अगर पीछे से सब गड़बड़ आ रहा है तो वो किसके शिकार होंगे, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन के शिकार होंगे। उन्हें यही नहीं पता होगा कि आपकी आइडेंटिटी है क्या, आप हो क्या, क्योंकि सब कुछ गड़बड़ा रहा है। पहले मिस्ट्रस्ट बन गया, फिर अपने लिए शेम बन गया, फिर गिल्ट में आ गए आप, उसके बाद इन्फीरियोरिटी में आ गए, ठीक है। तो आपका आइडेंटिटी कन्फ्यूजन में होगा। ये वो बच्चे हैं जो 12 to 20 ईयर में एक तो बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक भी हो सकते हैं, ये ड्रग्स एडिक्ट भी हो सकते हैं, आगे जा कर के फैमिली में क्रिमिनल माइंड के हो सकते हैं। तो इसके चलते इसमें क्या देखने को मिलती है, आपको फेडिलिटी देखने को मिलती है। अगर आप इसमें आगे तो आपके अंदर क्या डेवलप होगी, फेडिलिटी डेवलप होगी, ठीक है। फेडिलिटी क्या होता है, फेडिलिटी होता है आप कितने फेथफुल हो अपने रिलेटिव्स, रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है, कितने आप फेथफुल हो, वो आपका किस में आएगा, फेडिलिटी में आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आएगा। अब ये भी इसी पे है, अगर आपका बढ़िया सा, बिल्कुल बढ़िया आपका सब कुछ चला है, आपका अच्छा रहा है, तो आपके अंदर क्या आएगी, इंटीमेसी, अच्छा बचपन खुद का था, अच्छी आपकी इनिशिएटिव डेवलप हुए, आप बढ़िया अपना करियर में अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो आपके अंदर क्या आएगी, इंटीमेसी वाली फीलिंग आएगी कि वाह मैं तो बस बढ़िया सा अपना फैमिली बनाऊंगी, अपने एक अच्छा पार्टनर लूँगी और अपने एक बढ़िया सी फैमिली बना के, अपने सब कुछ बढ़िया मेरा चला है पीछे से भी, तो अब मैं एक अच्छी इंटीमेट रिलेशनशिप बनाऊंगी, ठीक है। इसके अलावा आप आइसोलेशन में चले जाओगे, या फिर जो लोग अपने हस्बैंड से या वाइफ से एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनाते, घर में लड़ाई रहता है, मारपीट रहती है, वो अल्कोहल पी के आते हैं हस्बैंड, फिर अपनी वाइफ पे गुस्सा उतारते हैं, तो वो सब किस में आएंगे, वो आइसोलेशन में आएंगे, ठीक है। यहाँ क्या डेवलप होता है, लव डेवलप होता है। ये स्टेज किसके लिए इंपॉर्टेंट है, लव के लिए इंपॉर्टेंट है। या तो लव डेवलप होगा या लव डेवलप नहीं होगा, ठीक है, चाहे वो किसी के लिए भी हो, अपने वाइफ के लिए, अपने बेबीज़ के लिए। तो ये स्टेज आपकी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लव के लिए, ठीक है। फिर जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन है, ये मिडिल एडल्टहुड की है, ठीक है। मिडिल एडल्टहुड में यहाँ केयर डेवलप होगा, ठीक है। अब आपका करियर अच्छा बन गया, आपकी आइडेंटिटी बढ़िया बनी है, अब आप करियर अच्छा बन गया, तो करियर के बाद आप क्या करोगे, ये आपकी 40 to 60 एज के आसपास है, ठीक है। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये आपकी किसके आसपास है, 40 to 60 ईयर में होती है ये आपकी। तो इसमें आप ना कुछ आप ये देखोगे कि आपने लाइफ में कितना जनरेट कर लिया है, ठीक है, और अब आपको कितना और जनरेट करना है आपके पास, आप अपने परिवार को कितना केयर करते हो, फैमिली को कितना केयर की है आपने, ये सब चीज़ें आप इसमें देखोगे, ठीक है। फिर लास्ट में आपके आएगी ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। अब ये लास्ट स्टेज है, जब आप 65 ईयर के बाद आपका भगवान जी के पास आने का समय आने लगेगा, यानी कि आप ओल्ड एज में आ जाओगे। इसमें आएगी आपकी आएगी विजडम, ठीक है। विजडम मतलब बिल्कुल आप बढ़िया सी कि अब मैंने बहुत अच्छी लाइफ जो है वो जी है, अगर आपका ईगो इंटीग्रिटी बना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे,
आपको पीछे से आपका सब कुछ बढ़िया था, ठीक है, अच्छी आपका बचपन रहा, उसके बाद बढ़िया आपकी पढ़ाई हुई, करियर अच्छा रहा, फिर फैमिली आपने अच्छी बनाई, उसके बाद आपके अंदर क्या आएगा, ईगो इंटीग्रिटी कि मेरा तो सब कुछ बढ़िया था, मैं आराम से भगवान जी के पास जा सकता हूँ, ठीक है। इसके विपरीत अगर पीछे ही सब गड़बड़ था तो ये डिसअपेयर कि हमने अपने जीवन में कुछ भी अचीव नहीं किया, और मरते समय भी आपको लगेगा कुछ और टाइम मिल जाए तो हम कुछ और अचीव कर ले, अपनी गलतियों को सुधार ले, पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये ओल्ड एज में आएगा, ठीक है। तो ये है लास्ट में आप ये देखते हो कि आपने अपनी लाइफ में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, सब कुछ बढ़िया है तो ईगो इंटीग्रिटी बनेगी, अगर सब कुछ गड़बड़ाया हुआ है तो आपका डिसअपेयर बनेगा, ठीक है। तो ये सारी आपकी स्टेजेस हैं, ये एरिक एरिक्सन की स्टेजेस हैं। फ्रॉइड ने कितनी दी थी, फ्रॉइड ने दी थी हमारी 5 स्टेजेस, ठीक है। बाकी की 3 स्टेजेस इन्होंने आगे एक्सटेंड किया, और मुझे भी लगता है कि स्टेजेस बहुत अच्छी हैं, ये अगर देखा जाए तो बहुत रियलिटी के पास है, इतनी रियलिटी के पास फ्रॉइड की नहीं थी जितनी ये वाली हैं, ठीक है। तो ये आप देखोगे अपने आपके आसपास, आप किसी भी बच्चे को आज वो करना, नोटिस ऑब्जर्व करना, फिर ये देखना कि उसके पेरेंट्स उसे किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, और फिर उसके बाद 20-25 साल बाद देखना, 20-25 साल बाद आपको पता लगा कि किस तरीके से उसको ट्रीट किया गया था, आज वो किस तरीके का एडल्ट बना है, ठीक है। तो ये मुझे भी काफ़ी रियल लगती है वाली स्टेज। तो ये आपका एरिक्सन की थ्योरी आज कंप्लीट हो गई है, इसमें बस इतना ही है मेन आपको जो पढ़ना है एग्जाम में। आज हमने फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ी और एरिक्सन की पढ़ी, 2 मेन थ्योरी जो सबसे बड़ी थ्योरीज हैं हमारे एचडी की, वो हमने पढ़ ली है, बहुत शॉर्टकट में हमने पढ़ी है, क्योंकि हमारा ये क्या है, ये रिवीजन का सब्जेक्ट है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।